हेलो बच्चों। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना लेक्चर। ये हमारी NCERT सीरीज़ है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या किया है बेटा, हमने 1.23 यानी 23rd क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए हैं। 23 क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन 23 क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों से आते होंगे। आप लोगों को परेशानी कम होगी ज़्यादातर सवालों में। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर इसका बनने वाला है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये दो फिगर हम लोगों को दे रखे हैं, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। अब हमसे पूछा गया है विच चार्जेस आर पॉजिटिव। देखो, हम पॉजिटिव चार्ज की पहचान कैसे करते हैं, जिस चार्ज से लाइंस निकलती हैं बाहर की तरफ, जिस चार्ज से लाइंस बाहर की तरफ निकलती है उस चार्ज को पॉजिटिव माना जाता है। अब आप देखो, ए वाले चार्ज से लाइन बाहर की तरफ निकल रही है या नहीं निकल रही है, ये लाइंस भी बाहर जा रही हैं, ये लाइंस भी बाहर जा रही है, तो डेफिनेटली ये चार्ज बेटा हमारा पॉजिटिव होगा। अब यहां आते हैं, यहां लाइंस सी से बाहर की तरफ निकल रही हैं, बी में तो अंदर की तरफ जा रही हैं, बी में तो लाइंस हो रही हैं मर्ज और सी से बाहर निकल रही हैं, तो सी हमारा यहां पर पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है कि ए भी हमारा पॉजिटिव है और सी भी हमारा पॉजिटिव है। ए और सी यहां हमारा बेटा पॉजिटिव है क्योंकि ए से लाइन बाहर जा रही है और सी से लाइन बाहर जा रही है, तो ए और सी हो गया है हमारा पॉजिटिव। होप सो कि आप लोगों को बात समझ आई हो इतनी। अब आते हैं हम लोग बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन क्या है, विच चार्ज हैज अ लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। वेरी इजी, जिस चार्ज के अंदर से सबसे ज्यादा लाइनें बाहर निकलती हैं उस चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। अब आप देखो, ए के अंदर से कुछ लाइनें बाहर निकल रही हैं, सी के अंदर से बहुत सारी लाइनें बाहर निकल रही हैं, ये लाइनें भी बाहर निकल रही हैं और ये लाइनें भी बाहर निकल रही हैं, बी के अंदर कम लाइनें अंदर जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर वो सी का होगा, क्योंकि सी के अंदर से सबसे ज़्यादा लाइनें बाहर निकल रही हैं, इसीलिए सी का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक समझ आए होंगे बेटे। अब आते हैं हम लोग सी पॉइंट पर। देखिए सी में हमें क्या कह रखा है, इन विच रीजन और रीजन्स ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो, जस्टिफाई योर आंसर, नियर ए, नियर बी, नियर सी, नाउ हियर। ठीक है, देखो यार हम क्या कह सकते हैं, आप ये देखो, हमने आपसे कहा कि सी है हमारे पास में पॉजिटिव और बी है हमारे पास में नेगेटिव, क्योंकि बी में लाइंस जा रही हैं अंदर की तरफ और सी से लाइन जा रही हैं बाहर की तरफ। और याद करो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास में रखे हों, ये पॉजिटिव है और इसकी जो वैल्यू है वो लार्ज है क्योंकि इसके अंदर से ज़्यादा लाइनें बाहर निकल रही हैं, ये नेगेटिव है और इसकी वैल्यू स्मॉल है। समझ में आ रही बात? तो ये जो बी वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना, स्मॉल से बाहर की तरफ, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक रखे हुए हो तो नेगेटिव वाले से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है और नेगेटिव वाले का नाम है बी, तो बी के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड, नियर बी। बी के नज़दीक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है जीरो के बराबर। भाई मेरे हिसाब से तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, और ऐसा क्वेश्चन नीट के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग एक बार अच्छे से करें कि हमने कौन से चार्ज को कहा है पॉजिटिव और कौन से चार्ज को कहा है नेगेटिव और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है जीरो के बराबर। ठीक है, कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, उम्मीद है कि अब आप लोग कर लेंगे बेटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25। देखो ध्यान से, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25, ये है 1.25, दिख रहा है आपको 1.25? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। 5 चार्जेस Q
ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड ए। हमारे पास में है 5 चार्जेस, ये डिस्टेंस भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, और ये डिस्टेंस है r। ठीक है, हमें बताना है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O द सेंटर ऑफ द पेंटागन। पेंटागन के सेंटर पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें ये बताना है। यार एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ ऐसे, अगर मैंने इस फिगर को यहाँ से कट कर दिया तो बताओ सिमेट्रिक है या नहीं है। आप देखते ही कहोगे कि सर बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये तो सिमेट्रिक दिख रहा है हम लोगों को। यानी अगर बीच में से कट कर देंगे, आधा फिगर आ जाएगा एक तरफ और बिल्कुल इसके जैसा ही आधा फिगर चला जाएगा उस तरफ। और मैंने आपसे कहा था कि जब सिमेट्रिक कंडीशन बनती है तो उस सिचुएशन में सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 के बराबर रहता है। तो फर्स्ट आंसर हमारा ये हो गया कि सेंटर पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, क्योंकि ये फिगर है हमारे पास में सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक फिगर में क्या होता है, एक तरफ के जितने चार्जेस होते हैं वो दूसरी तरफ के चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को कर देते हैं कैंसिल आउट, इसीलिए सेंटर पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है बेटा। सिमेट्रिक कैसे है आप लोग ज़रा देख लीजिए। जब मैं इसे यहाँ से कट करूँगा तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, Q को बीच में से कट किया तो इस तरफ आ गया Q/2 और इस तरफ आ गया Q/2, Q/2 Q Q, Q/2 Q Q। जितना चार्ज इधर है उतना ही इधर है, इसीलिए यहाँ सेंटर वाले पॉइंट पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा। हमारा सेंटर पॉइंट पर बनेगा 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है कि बात समझ में आई हो आप लोगों को। फर्स्ट पॉइंट हम लोग बना चुके हैं। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इफ द चार्ज फ्रॉम वन द कॉर्नर A इज रिमूव। यानी अगर इस चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, अगर इस चार्ज को यहाँ से हटा दिया जाए तो सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं। अभी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अभी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। हम ये लिख सकते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अभी हम ये कह सकते हैं भाई कि अभी सेंटर पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। E1 है इसकी वजह से और E2 है इन चारों की वजह से। समझ में आ रही बात? जो E1 है वो इसकी वजह से है और जो E2 है वो इन चारों की वजह से है। यानी हमें बताना है कि इन चारों की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी हमें E2 बताना है कितना होगा। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में -E1 और E1 हो जाएगा बेटा हमारे पास में -E1 किसकी वजह से था, E1 इसकी वजह से यहाँ पर था। तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यानी इन चारों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। देखो एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर आपने लापरवाही में कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं ना बेटा, फिर आपको क्वेश्चंस करने में परेशानी आएगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी डेवलप करिए। उसने कहा कि मैंने इस कॉर्नर को हटा दिया, अगर मैंने इस कॉर्नर को यहाँ से हटा दिया तो 4 कॉर्नर तो मेरे पास में अभी भी बचे हुए हैं ना। इन चारों कॉर्नर का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है कितना है। भाई मुझे ये पता है कि जब तक मैंने इस कॉर्नर को यहाँ से नहीं हटाया था तब तक सबका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर था। तो मैंने इस कॉर्नर के इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया E1 और बाकी चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने मान लिया E2। E1 को ले गए उधर तो E2 की वैल्यू हो गई माइनस के E1। E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ निकाल दिया, ये हमारे पास में आंसर आ गया। अगर मैंने इसे यहाँ से हटा दिया तो इन चारों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। समझ आ रही है ना बेटा? इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में यहाँ पर होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, What will be the electric field at O if the charge Q at A is replaced by -Q। भाई इन चारों की वजह से अभी हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जिसकी वैल्यू थी ऊपर की तरफ और वो था
1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इन चारों की वजह से अभी सेकंड पॉइंट में मैंने आंसर निकाला वो इतना था 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैंने रख दिया यहाँ माइनस के Q चार्ज, तो जब माइनस की वजह से यहाँ निकालूंगा तो उसकी भी डायरेक्शन जाएगी ऊपर की तरफ, और वो भी होगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इन चारों की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, और इसकी वजह से यहाँ पर इतना है। दोनों की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, दोनों को उठाकर जोड़ देंगे तो आंसर बन जाएगा 1/4πε0 2Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बनेगा आंसर। पहला आंसर होगा 0, क्योंकि हमारे पास में जो फिगर है वो सिमेट्रिक है। दूसरा आंसर होगा हमारे पास में 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और तीसरा आंसर होगा हमारे पास में ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सच में बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आप लोगों को ये समझ में ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाउ वुड यू आंसर टू ए अफेक्टेड इफ पेंटागन इज रिप्लेस्ड बाय एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन विद चार्ज क्यू एट। देखो, अगर एन साइड है उसकी और रेगुलर पॉलीगन है तो सिमेट्रिक ज़रूर बनेगा, सिमेट्रिक ज़रूर बनेगा। और हमेशा जब भी वो सिमेट्रिक बनेगा तो हमेशा सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो 0 होना है ना, वो साइड के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगा बेटा, कभी डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो फिगर आपके सामने है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर वो सिमेट्रिक है, बीच में से कट करने पर आधा बिल्कुल ऐसा इधर चला गया और बिल्कुल उसके जैसा ही आधा इधर चला गया, तो हमेशा सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 के बराबर रहेगा। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हमारे सामने स्टार्ट होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये जो 1.26 क्वेश्चन है, 1.27 है, 1.28 है हमारे पास में, और 1.29 है। ये जो 4 क्वेश्चन है ये थोड़े बड़े हैं बेटा, तो मैं इन्हें लास्ट में सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, आखिर में। आखिर का मतलब ये है कि जब ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, जब हम लोग इन्हें सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो 1.26, 1.27, 1.28 और 1.29 इन 4 क्वेश्चन को अभी आपको होल्ड पे डाल देना है, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन में 1 दिन लगेगा पूरा, एक क्वेश्चन में 1 दिन लगेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट के बचे हुए 2 क्वेश्चन। ये हैं भाई हमारे पास में लास्ट के बचे हुए 2 प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है। देखिए ध्यान से, टोटल चार्ज -q is uniformly spread along the length of a ring of radius r. A small test charge plus q of mass small m is kept at the center of the ring and is given a gentle push along the x-axis of the ring. ठीक है, देखो बेटा प्रॉब्लम ये है जस्ट हमारे पास में कि ये है रिंग। इस रिंग के ऊपर फैला रखा है हमने माइनस के Q चार्ज। इसकी रेडियस हमें दे रखी है कैपिटल R, और यहां से ऐसे यहां रखा है हमारे पास में Q चार्ज। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, इस Q चार्ज को हम हल्का सा बाहर की तरफ लेकर गए ऐसे। अभी ये Q चार्ज ना यहाँ रखा है, हम इस Q चार्ज को हल्का सा बाहर की तरफ लेकर गए, x डिस्टेंस बाहर की तरफ लेकर गए, और बाहर ले जाकर हमने Q चार्ज को छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया। तो ये जो Q चार्ज है ना बेटा, ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बात हमें प्रूव करनी है कि ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा। देखो, जब Q चार्ज को हम यहाँ लेकर गए तो रिंग के ऊपर है माइनस के Q चार्ज, और ये Q चार्ज है यहाँ पर, तो इस पर इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा और वो होगा QE। माइनस के Q है ना रिंग के ऊपर चार्ज, इस माइनस के Q की वजह से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस तरफ बनेगा ऐसे, और यहाँ का चार्ज कितना है Q, तो फोर्स काम करेगा QE। अब आप देखो बेटा आगे, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। कैपिटल E को हम लिख सकते हैं, कैपिटल E का मतलब है कि रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, रिंग की वजह से बन रहा है हमारे पास में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग की वजह से हमारे पास में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है बेटा, समझ रहे हैं आप लोग? रिंग की वजह से हमारे पास में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, रिंग की वजह से यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा, अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना बेटा हमारे पास में, इसकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्मॉल, तो हम एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे लगभग 0। एक्स स्क्वायर की जगह, ये जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, इसकी जगह आप 0 पुट करेंगे लगभग, तो आपके पास में बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q x। एक्स स्क्वायर की जगह 0 रखना है, x की जगह 0 नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। जब इसकी जगह 0 रखेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट, और नीचे बन जाएगा हमारे पास में r की पावर 3। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ से जो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास में आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q x, और ये बन जाएगा mr की पावर 3। लो बेटा, इतना एक्सीलरेशन हमारे पास में निकल कर आ गया। अब चूंकि ये वाला जो फोर्स है ये काम कर रहा है x की अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे x की अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए हम इस फोर्स को लेकर चलेंगे बेटा नेगेटिव, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास में नेगेटिव। अब देखो a जो है, एक्सीलरेशन जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर इन सारी वैल्यूज़ को मैं कांस्टेंट मान लूँ, और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान होती है कि जब एक्सीलरेशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, यानी ये वाला जो चार्ज है ना बेटा, ये यहाँ पर कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो एक्सीलरेशन आपका निकल कर आया है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस k का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQX अपॉन mr की पावर 3। आप इसको इससे कंपेयर करा देंगे। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसके एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। ये जो रिजल्ट हमने निकाला है इसको इससे कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ a है, यहाँ a है, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो हमारी ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू निकल जाएगी वो निकलेगी k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन mr की पावर 3। हम एक काम करेंगे, हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर हटाकर इधर लगा देंगे अंडर रूट, और ओमेगा को हम लिख देंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा को हमने लिख दिया 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यहाँ से निकल जाएगी आपकी टाइम पीरियड की वैल्यू। तो 2 आंसर हम लोगों ने बनाए बेटा। सबसे पहले चार्ज रखा हुआ था यहाँ पर, अगर हम चार्ज को हल्का सा बाहर की तरफ लेकर गए और हमने चार्ज को छोड़ दिया तो ये चार्ज यहीं पर ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर देगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए इसका जो एक्सीलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास में ये एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहीं से प्रूव हो गया कि ये चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और टाइम पीरियड निकालने के लिए मैंने इसे बराबर रखा, ओमेगा स्क्वायर को इससे कंपेयर कराया और इसके इक्वल रखें, यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉम्बिनेशन का। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हमारे पास में बची हुई है 5 प्रॉब्लम। एग्जाम्पलर की 5 प्रॉब्लम है और फिर प्रीवियस ईयर्स हैं और आप लोगों के डाउट्स हैं। ठीक है, तो अब जितने भी बन पाएंगे 2, 3, 4, 5 एक दिन में वो हम फिनिश करेंगे, फिर आपके डाउट्स स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेटा आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर कहीं कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझसे क्लियर करिएगा दोबारा से।